हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी की इस महा सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। पिछले 20 साल के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर का निचोड़ देखेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन पीएससी पूछता आया है अभी तक, तो आपको ट्रेंड भी बताएंगे, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु नदी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। द हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज विद अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का ज्ञान नहीं था। द हड़प्पन पीपल डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ मेटल। हमें बताना है सही उत्तर कौन सा है आपका। 1 और 2 सही है सिर्फ, है ना। तीसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें धातुओं का ज्ञान था, और ना सिर्फ धातुओं का ज्ञान था, वो जानते थे कि कैसे हम तांबा और टिन मिला के क्या बना सकते हैं, कांस, ब्रॉन्ज बना सकते हैं। ठीक है, हम कांस धातु जो था यूज करते थे हड़प्पा के टाइम पे, है ना, ब्रॉन्ज मेटल। तो याद रखिएगा, हम कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों आपके सही हो गए। इसमें कुछ याद कराने के लिए है नहीं, मैं ट्रिक के माध्यम से क्या ही बताऊं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। What is considered to be the first decisive military success? याद रखिएगा, यहाँ पे हम प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता की बात कर रहे हैं। Of England's ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हल्दी घाटी, प्लासी का युद्ध, पानीपत, बक्सर, ये सारे आपके वॉर है। सीधी सी बात है, प्लासी और जो आपका बक्सर है, ये युद्ध रिलेटेड है आपके किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जो आपका ये बक्सर का युद्ध है, ये आपका कैसा है, डिसिसिव मिलिट्री वॉर, जो कि भारत में प्रथम निर्णायक साबित होता है। क्योंकि इसमें आपको पता है मुगल राजा भी रहता है, उसके अलावा अवध का नवाब भी रहता है, बंगाल का नवाब भी रहता है। सारे हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और एक बहुत बड़े एरिया की दीवानी मिल जाती है ना। इसलिए ये निर्णायक होता है। होता कब है? ये है आपका 1764 में। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग मैसेकर, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। हमें जमाना है कि पहले कौन है फिर उसके बाद कौन है। तो दांडी मार्च आपको पता है कब है, 1930, जलियांवाला बाग 1919, फिर भारत छोड़ो 1942, स्वदेशी मूवमेंट 1905। तो सीधी बात है, सबसे पहले आपका आएगा 4, तो ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल। 4 के बाद आएगा आपका जलियांवाला बाग 2, तो 2 है। फिर उसके बाद आएगा आपका दांडी मार्च, तो 1 नंबर आएगा, 1 नंबर मतलब ये। फिर आएगा आपका लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले टाइम से पूछे जाते आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गई है ना। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब हमें लगता है कि अब ज्यादा टफ कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फिर दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। आपको बताना है सही उत्तर। याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आपके जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं 1939 जब त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं, तो फिर अध्यक्षता छोड़ के ये अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, 1939 में। यहाँ पे भगत सिंह 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान आपका दिल्ली, वहां पे बनाते हैं, और अन्य क्रांतिकारियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों आपके आंसर सही हैं। और भगत सिंह से याद करना हुआ अगर, तो मतलब ये मान लीजिएगा कि 28 साल में उन्होंने रिपब्लिक और सोशलिस्ट दोनों चीजों पे ध्यान दिया था, है ना। हम अभी रिपब्लिक की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं। भगत सिंह ने पहले से ही सोच के बना के रखा था कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, रिपब्लिकन भी होगा, सोशलिस्ट भी होगा। ठीक है, 28 साल में, तो ये आपका हो गया 28।
आगे देखते हैं, सुमेलित करना है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्मोबंधव उपाध्याय, मोहम्मद अली। बिपिन चंद्र घोष का आपका ये हो गया न्यू इंडिया, तो ये तो बिल्कुल सही है। अरविंद घोष का हो गया वंदे मातरम, उपाध्याय जी की हो गई आपकी संध्या, और मोहम्मद अली की हो गई कॉमरेड। ठीक है, आपको बताना बिपिन चंद्रपाल तो एक हो गया सबसे पहले, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। फिर अरविंद घोष की 3, तो फिर 3 नंबर वाला आएगा, ये आपका सही आंसर। ठीक है, उपाध्याय जी की संध्या है, मोहम्मद अली की है कॉमरेड। ये अलग अलग पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर हुआ करते थे जो इन लोग ये अपने टाइम में क्या करते थे, छापते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और याद करने के लिए अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो विपिन चंद्रपाल जो थे वो न्यू इंडिया चाहते थे, अरविंद घोष चाहते थे, मतलब अरविंद घोष वंदे वंदे मातरम हमेशा कहते रहते थे, उपाध्याय जी संध्या को लाइक करते थे। ठीक है, तो अपने उपाध्याय जी संध्या को लाइक करते थे, और मोहम्मद अली, अली जी जो है वो कॉमरेड बना के अपना चलते थे। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ ये एक तरफ ये। हड़प नीति जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो किससे है, तो वो है आपका डलहौजी से। ठीक है, फिर बंगाल का विभाजन इस टाइम पे कर्जन था। बंगाल का दोहरा शासन ये था क्लाइव के टाइम पे, और सामाजिक सुधार बेंटिक। ठीक है, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1829 में। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा हो गया पहले का 3, तो 3 3, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अच्छा, जो मैं ये आपको पैटर्न बताती हूँ कि आप पहले ही कट कर दीजिए कि इन दोनों, मतलब ये आपके नहीं होंगे, उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपको जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपके 2 ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप पेंसिल रखिए हमेशा साथ में, 2 ऑप्शन कटोगे, आप 2 बचे, आपको 2 में ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर बंगाल विभाजन, तो फिर आपका 1 आना चाहिए, तो दोनों में 1 है, फिर उसके बाद 2 आना चाहिए, तो ये 2, तो ये आपका 1 सही आंसर हो गया। ठीक है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी के साथ साथ ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि आपको बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, पेपर पढ़ते टाइम उंगली रख के क्वेश्चन में उंगली रखिए, फिर उसके बाद गोला भरते टाइम 2-3 बार मैच करिए कि आप सही गोला भर रहे हैं कि नहीं, जिससे बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर के बाहर करते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो कट ऑफ नहीं होता या आसपास होते हैं, उनसे बनते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, तब वो उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आप हर वो प्रयास करें जिससे आप अपनी छोटी छोटी कमियां भी दूर कर सकें। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर? महावीर के बाद कौन मुखिया कहा जाता है? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुधर्म। याद रखिएगा, ये हैं आपके सुधर्म। ठीक है, महावीर के बाद, जब महावीर जी के बाद कौन आता है, धर्म की बात करने वाला आता है, सुधर्म। ठीक है, तो ये आपके हो गए सुधर्म। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? Which of the following rulers is called the protector of Varna system? इनमें देखिए, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव। याद रखिएगा, ये हैं आपके पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, ब्राह्मण से थे, मतलब ये सोचिए कि ब्राह्मण जाति का होके ये आपके मगध के टाइम पे, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में क्या बनते हैं, ये सेनापति बनते हैं। ठीक है, फिर राजा बनते हैं, तो ब्राह्मण भी आपके राजा बनते हैं। फिर राजा बनते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारी दान भी देते हैं चीजों को, मतलब ब्राह्मणों को अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। तो वर्ण सिस्टम वो क्या करते हैं, फिर से उसको संरक्षण देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर सेंट राजा राम मोहन राय एज अ एम्बेसडर टू लंदन? ये याद रखिएगा, ये थे आपके अकबर द्वितीय। अकबर ने 2 बार राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। याद करने के लिए आप कर सकते हैं, अकबर ने 2 बार, पहले वाले अकबर के टाइम पे राजा राम मोहन राय तो होंगे नहीं, ये तो दिमाग में ही नहीं आएगा, तो 2 बार भेजा, मतलब अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को भेजा था लंदन, कि लंदन घूम के आओ राजा राम मोहन रॉय। ऐसा करो कि लंदन घूम के आओ, साथ ही साथ हमारी थोड़ी बात भी कर लेना वहां पे, है ना। इनको अपनी पेंशन से रिलेटेड बात करवानी थी, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने उपाधि भी दी थी कि अरे, मतलब अपने आप को कम मत समझो, तुम भी राजा हो, जाओ हमारी थोड़ा बात करके आओ ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके रखिएगा, अकबर ने 2 बार भेजा था।
नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी। ये याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी ये थे आपके सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जैसे ही आपको पता है बहुत सारा सामाजिक सुधार होता था, धर्म सुधार हो रहा था, धार्मिक सुधार, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, उस टाइम पे मुस्लिम में जो आपके सैयद अहमद खान जी हैं, ये आते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, जिससे इस्लाम धर्म में जो भी कुरीतियां हैं व्याप्त हो गई हैं उनको हटाया जा सके और आधुनिक चीजें अडॉप्ट की जा सके। ठीक है, इसके लिए बनाया गया था साइंटिफिक सोसाइटी। किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, आगे देखते हैं, दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया था? हु एस्टैब्लिश दीवान ए मुस्त खराज। याद कैसे कर सकते हैं इसको? खराज की जगह आप क्या करिए, खराज की जगह करिए खजाना। ठीक है, खजाना, खजाना जो था, अब ये किसके टाइम पे था? रजिया बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये था आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। खिलजी के पास क्या हो रहा था? टैक्स सिस्टम अच्छा कर दिया था उसने, तो कर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसने दीवाने मुक्त खराज बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये खजाने के लिए अपने सिस्टम बनाया था, दीवाने मुक्त खराज। वित्त मंत्रालय की तरह आप मान लीजिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय की तरह मान लीजिए दीवाने मुक्त खराज। अच्छा, और खिलजी को ही जरूरत, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा फेमस है, तो आपको अगर खिलजी भी याद रहेगा तो याद रखिएगा हर चीज किससे रिलेट हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अलाउद्दीन खिलजी से। खिलजी ने क्या किया था? खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू की थी, कर सिस्टम बहुत अच्छा किया था, जिससे क्या हुआ था? इसे वित्त मंत्रालय अलग से बनाना पड़ गया अपने खजाने के लिए, दीवाने मुक्त खराज। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा बलबन ने किया था दीवाने अर्ज। अर्ज, ये जो अर्ज है याद कैसे कर सकते हैं? बलबन को शायर बहुत पसंद है, अर्ज किया है। ठीक है, वो वाले शायर, तो बलबन को शायर बहुत पसंद थे। और ये था कौन सा डिपार्टमेंट? तो ये सैन्य डिपार्टमेंट था। ठीक है, सैन्य डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट बनाया, सैन्य डिपार्टमेंट बनाया था बलबन ने, और वो भी शायरों को रखा था सैन्य डिपार्टमेंट में। ठीक है, दीवाने अर्ज। इसके अलावा खजाने के लिए बनाया था वित्त मंत्रालय की तरह वित्त डिपार्टमेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बनाया था। ये सारी चीजें आप एक जरूर देख लीजिएगा, किसने कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया था। ठीक है, राजगृह का राजकीय चिकित्सा के जीवक को, जिसे गणिका का पुत्र के रूप में माना जाता है, उसका नाम है। यहाँ पे पूछा गया है आपके जीवक के मम्मी का नाम, गणिका का पुत्र जिसे माना जाता है उनका नाम क्या है? रॉयल मेडिकल हेड ऑफ राजगृह, जीवक नोन एज द सन ऑफ गणिका, व्हाट इज द नेम ऑफ हर? बसंत सेन, सलावती, रमनिया, आम्रपाली। याद रखिएगा ये है आपकी सलावती। सलावती जी जीवक की क्या है? मम्मी है। ठीक है, जो क्या थी? गणिका थी। जीवक क्या रहते हैं? आपके राजकीय चिकित्सक रहते हैं राजगृह में बिंबिसार के टाइम पे, बिंबिसार के टाइम पे। और आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के लिए भेजा जाता है जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो पड़ती नहीं है, आपके बिंबिसार की और चंद्रप्रद्योत की लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो जीवक आते हैं अवंती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये हम मध्य प्रदेश वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि जीवक आते हैं अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के लिए। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। अ कॉपर चैरियोट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड। एक कॉपर चैरियोट मिला है हमें, तांबे का रथ, वो कहाँ मिला है? दैमाबाद में, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल में। याद रखिएगा ये मिला है आपको दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ये सबके आप सबसे दक्षिणी आपकी साइट है ना हड़प्पा की। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। और यहाँ पे आपको मिला है दैमाबाद में तांबे का रथ। ठीक है, तो चैरियोट ऑफ कॉपर। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? हु वॉज द आईएनए कमांडर बिफोर सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, आपका इंडियन नेशनल आर्मी जो रहती है इसकी बात कर रहे हैं। आईएनए का कमांडर पहले कौन था? सुभाष चंद्र बोस से कैप्टन सूरजमल, कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, मेजर फुजीहारा। याद रखिएगा ये हैं आपके कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, जो हमारे मोहन है, मोहन को आप एक तो कृष्ण भगवान से रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि जो आपका मोहन है, मोहन सबसे पहले गया था किसमें? आईएनए में। मतलब जो आपकी भर्ती थी
आर्मी वाली, उसमें गया था मोहन सबसे पहले, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन जो था वो आर्मी में भर्ती होता है, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन डिस्कंटेंट? याद रखिएगा, मतलब बाल गंगाधर तिलक क्या थे? बहुत उग्रवादी नेता थे और उनके बहुत सारे ऐसे विचार थे और वो जब अपने पूरे विचार केसरी और मराठा के थ्रू जनता तक पहुंचाते थे। उसकी वजह से जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उन्हें भारतीय असंतोष का पिता माना जाता है। मतलब उसके पहले सब शांति से रह रहे थे, सब ठीक है, चल रहा है, अपनी धीरे धीरे बात पहुंचा रहे थे, लेकिन ये उग्रवादी नेता थे, काफी उग्र तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो इन्हें भारतीय असंतोष का पिता किसने बोला है? ये बोला है वैलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है, याद रखिएगा, शिरोल ने बोला है। वैलेंटाइन का आप वैलेंटाइन भी कर सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को वो वैलेंटाइन जो थी उनकी, वो बहुत असंतोष तरीके से देखती थी, मतलब असंतोष था वैलेंटाइन को, जो आपकी बाल गंगाधर की वैलेंटाइन थी। ठीक है, क्योंकि वो वैलेंटाइन पे घुमाने नहीं ले गए थे, इसलिए वैलेंटाइन को क्या था, बहुत ज्यादा असंतोष हो गया था बाल गंगाधर तिलक से। तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी स्टे इन साउथ अफ्रीका? याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, है ना, 16, 20, 21, 15। तो आपके गांधी जी अफ्रीका में रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं 21 वर्ष। गए कब थे? 1893 में गए थे, सेठ अब्दुल्ला जी के केस के चक्कर में। फिर उनके साथ क्या होता है, काले गोरे का भेदभाव वहां पे बहुत ज्यादा होता रहता है। उसके बाद वहीं पे वो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और 1914 तक रहते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में आते हैं भारत वापस। ठीक है, तो याद रखिएगा 1893 से लेके 1914, 21 वर्ष गांधी जी रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? Which dynasty helps the British the most in freedom struggle of 1857? ये आपका एमपीपीएससी में, आपके मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये हिस्ट्री में पेपर में वैसे पूछा गया था। ठीक है, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी, ग्वालियर के सिंधिया। याद रखिएगा, ये थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधियाओं ने सबसे ज्यादा हेल्प की थी। आज जो सिंधिया राजा, मतलब जो आपके सिंधिया लोग हैं, वो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा साथ देते हैं किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, इस टाइम पे थे कौन? तो ये थे आपके जयाजी सिंधिया। ठीक है, जयाजी सिंधिया। याद कैसे कर सकते हैं? जयाजी से देखिए, 1857 में सिंधिया ने विरोध सबसे ज्यादा साथ दिया था, वो तो आप ज्योतिरादित्य की शक्ल से भी याद कर सकते हैं कि यही सिंधिया हैं जिन्होंने 1857 क्रांति में इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन जया जी कैसे याद रखेंगे? तो जया जी का वही अमिताभ बच्चन जी की बीवी, तो जया जी जो है, जया बच्चन ने 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों को बोला है कि हाँ ठीक किया था उन्होंने, है ना। तो जया जी का इमेज, आपका फेस इमेजिन करना है। जया जी ने 1857 की क्रांति के लिए कुछ कुछ बोला है, तो जया जी हो जाएगा, जया सिंधिया। ग्वालियर के सिंधियाओं ने 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा हेल्प की थी अंग्रेजों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? विच ऑफ द फॉलोइंग आजाद हिंद फौज ऑफिसर डिड नॉट फेस ट्रायल एट रेड फोर्ट? आपको पता है जब आजाद हिंद फौज पकड़ी जाती है तो उनको 3 लोगों को पूरे आजाद हिंद फौज के बिहाफ में मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, उनमें से कौन कौन थे? एक तो आपके गुरदयाल सिंह हैं, शहनवाज हैं और प्रेम सहगल है। मोहन सिंह नहीं है। ठीक है, इन पे नहीं चलाया गया था, मोहन सिंह नहीं है, इन तीनों पे चलाया गया था लाल किले पे। ठीक है, 1945 के समय मुकदमा चला था और मुकदमा इनके अगेंस्ट में, मतलब ब्रिटिशर्स थे और इनके लिए कौन कौन मुकदमा लड़ने आया था? तो एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेहरू जी आए थे। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ जी का याद रखिएगा नाम, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली कहीं क्वेश्चन में। तो कैलाश नाथ काटजू जी, उस टाइम पे जितने भी आपके वकील थे, फेमस जितने भी फेमस वकील थे सारे आए थे इनके लिए लड़ने।
ठीक है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे बहुत सारे थे, सप्रू जी थे, असफ अली थे, बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्ड अंडर पोर्तुगल आफ्टर 15 अगस्त 1947? याद रखिएगा, जब हम आजाद हो गए, हम सिर्फ ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे। पुर्तगाल के पास, फ्रांसीसी के पास हमारा भी एरिया था, है ना। तो पुर्तगाल के पास कौन सा एरिया था ये पूछा हुआ है, तो ये सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, गोवा। याद रखिएगा, ये था गोवा, है ना। गोवा पे कब्जा कर रखा था पुर्तगालों ने शुरू से ही, तो वो हमें जब आजादी मिल गई ब्रिटिशर से, उसके बाद भी नहीं जा रहे थे। और कब तक नहीं गए, याद रखिएगा 1961, दिसंबर 1961 में हमारा हुआ था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से हमने विजय प्राप्त की, किस पे? आपके पुर्तगाल पे, पुर्तगालियों पे। मतलब सोचिए, हमें सेना भेजनी पड़ी उनको भगाने के लिए, जा ही नहीं रहे थे इतने ज्यादा, मतलब अजीब लोग। ब्रिटिशर्स कब का चले गए? 47 में, ये 61 तक अड़े रहे। फिर हमें बिल्कुल लास्ट में जाके कि भाई एक साल और खराब कर देंगे ये, तो ऐसा करो सेना भेजो, तो सेना भेजी गई, ऑपरेशन विजय चलाया गया, फिर उनको बाहर निकाला गया। ठीक है, पौंडीचेरी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी मिलेंगे, तो फ्रांसीसी पौंडीचेरी वाले इलाके में थे, आपके पुर्तगाल जो थे वो गोवा वाले इलाके में थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? आमिर खुसरो बिलोंग टू द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, आमिर खुसरो जो थे, तोताए हिंद, ये इन्होंने लगभग 7 जो आपके शासक हैं उनका शासन देखा था। ठीक है, स्टार्ट होता है बलबन से लेके जाता है आपका गयासुद्दीन तुगलक तक। याद रखिएगा, लेकिन आपका फिर मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद आएगा, है ना। तो उसके पहले वाले बीच में जितने भी हैं, बलबन से लेके आपके गयासुद्दीन तुगलक तक, वो सारे आएंगे आमिर खुसरो के से संबंधित, सारे के सारे होंगे। तो इनमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा आपको, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको आमिर खुसरो मिलेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन आता है, बलबन आता है, गयासुद्दीन तुगलक आता है, ठीक है, तो ये सारे भी आपके माने जाएंगे। आमिर खुसरो उस टाइम पे थे, उन्होंने 7 शासकों का देखा है शासन। ठीक है, इसके अलावा ये यूपी के थे, और आपको पता है कि मतलब बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं ये, शुरुआत करते हैं उस टाइम पे, तो ये भी याद रखिएगा। तोताए हिंद, इनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? Who among the following had organized the organization of revolutionaries अभिनव भारत? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिनव भारत की। मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। याद रखिएगा, ये हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर जी, वीडी सावरकर। सावरकर जी का याद रखिएगा, सावरकर और अभिनव ये दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, अभिनव फ्रेंड किसके हैं? सावरकर जी के। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बनाया कब था? 1904। अच्छा, मैं फ्रेंड से ही क्यों कर रही हूं? क्योंकि हम 4 का बनाते हैं, 4 से बनाएंगे यार। तो अभिनव यार किसका था? सावरकर का। तो 1904 में स्थापित हुई आपकी अभिनव भारत संगठन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। एट दैट टाइम कॉटन वॉज यूज इन मेकिंग क्लोथ्स इन इंडिया। दूसरा, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। द सिविलाइजेशन वॉज मेनली अ सेकुलर सिविलाइजेशन and there were religious element in it although was not prominent। आपको पता है पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरे वाले में भी लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक चीजें थी लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। आपको पुरोहित की मूर्ति मिली है लेकिन आपको कहीं भी मंदिर नहीं मिले हैं। स्नानागार माना जाता है कि कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड था, किसी रिचुअल से रिलेटेड था, तो इसलिए आपके जो दोनों कथन है दोनों सही हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे भी आप देखेंगे, ये आपका काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े जो आपके कथन टाइप के क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, है ना। तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो हम सिंधु घाटी के बारे में पढ़े, गुप्त काल के बारे में पढ़े, मौर्य काल के बारे में पढ़े,
उनकी सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब आप देखेंगे ना तो वो सिलेबस का पार्ट है आपका, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सारी चीजें। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है कल्हण। बुक हो गई राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी किस में है? ये लिखी है संस्कृत में, है ना। और ये पहली बार किसी इंडियन द्वारा लिखा हुआ क्या है? इतिहास है। क्रमबद्ध रूप से इन्होंने क्रमबद्ध रूप से कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है, 1 बाय 1। ठीक है, याद रखिएगा, कल्हण राजतरंगिणी संस्कृत बुक, कश्मीर के इतिहास से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आयुर्वेद शास्त्र ऑफ एंशिएंट इंडिया? धन्वंतरी, सुश्रुत, भास्कराचार्य, चरक। ये आपको पता है, भास्कराचार्य जी जो थे वो आपके खगोल विज्ञान और किससे थे? खगोल विज्ञान और मैथमेटिक्स, मतलब आपका गणित, गणित से संबंधित थे, है ना। तो ये आपके धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, ये आपके तीनों किससे संबंधित हो गए? आयुर्वेद से संबंधित हो गए, चिकित्सा से संबंधित हो गए। भास्कराचार्य अपने खगोल और गणितज्ञ हैं। इनका क्या था? बुक की नाम सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। चरक की है चरक संहिता, सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, है ना। ये सारी इनकी बुक्स हैं। ये धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक रिलेटेड हैं आयुर्वेद से। भास्कराचार्य, आपके आर्यभट्ट, ये सारे लोग किससे रिलेटेड थे? खगोल और गणित से। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? हु अमंग द फॉलोइंग continuously stressed on giving self rule to India since 1904? चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और अरविंद घोष। ये याद रखिएगा, ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी की आप बुक देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें पता चल गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, कि कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ से पूरा पैसा लेके जा रहे हैं, कच्चा माल भी हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं, फिर अपने यहाँ सामान बना के हमारे मार्केट में बेच रहे हैं। तो बहुत तरीके से क्या हो रहा है? पैसों का ड्रेन हो रहा है ना, वेल्थ का ड्रेन हो रहा है। इसके बाद इनका मेन फोकस हो गया कि हम सेल्फ रूल करेंगे, स्वशासन करेंगे। 1906 में जो आपका क्या होता है, आपकी जो इंडियन नेशनल, जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का जब होता है सेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस का जब सेशन होता है 1906 में, तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन चालू करना था, तो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन। और अध्यक्ष कौन होता है? तो अपने दादा भाई नौरोजी जी 1906 में क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और रेजोल्यूशन पास करते हैं किसका? स्वदेशी मूवमेंट का, कि स्वदेशी मूवमेंट चालू करो। और उसके साथ साथ मतलब ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आपका कांग्रेस का सेशन होता है, उसमें पास किया जाता है ना। स्वदेशी मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास होता है। इसके अलावा होता है स्वशासन का। तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्वशासन की बात की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं? या तो दादा भाई से कर सकते हैं कि हमारे दादा भाई कहते हैं हमारा शासन चलना चाहिए, स्वशासन, पापा का शासन नहीं चलना चाहिए, हमारा स्वशासन चलना चाहिए। ठीक है, और 4 से आप याद कर सकते हैं, 2004 से 1904 से ही बोल रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? द ग्रेजुअल डिक्लाइन, 2 बार हो गया है ये, ऑफ सिटीज वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ। आपको पता, बड़े बड़े शहर जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? नष्ट हो गए। मतलब नष्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल तहस नहस हो गया, नष्ट हो गए मतलब धीरे धीरे वो भी क्या हो गए? ग्रामीण व्यवस्था में आ गए, ग्रामीण चीजें वहां पे होने लग गई। नगर मतलब 50% से ज्यादा लोग वहां पे नॉन एग्रीकल्चरल चीजों में इन्वॉल्व है। ग्रामीण मतलब 50% से ज्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे नगरों का धीरे धीरे पतन हो गया। ये स्टार्ट होता है आपका गुप्त काल से। गुप्त काल में भेनसांग जब आता है, वो बताता है कि आपके जो बड़े बड़े नगर थे, पाटलिपुत्र वगैरह, वो एक गांव की भांति हो गए हैं, छोटे मोटे टाइप के।
है ना। तो वेन्सांग ने खुद बताया है, याद रखिएगा, नगरों का क्रमिक पतन स्टार्ट होता है गुप्त काल से। वैसे गुप्त काल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, है ना। जैसे कि वहां पे मंदिरें बहुत सारी बनी हैं, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का हम क्या मानते हैं, स्वर्ण काल मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नगरों का धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था क्या है, यहाँ से धीरे धीरे खराब होती जाती है, नगरों का क्रमिक पतन होता जाता है, ठीक है, व्यापार आपका खराब होता जाता है। आगे देखिए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ डिवोशन इन द भागवत सेक्ट। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। भागवत धर्म, भक्ति के रूप, याद रखिएगा, भागवत धर्म में हम भक्ति का रूप बढ़ते हैं एक नवधा भक्ति, नवधा भक्ति। और इसमें कितने लोग आएंगे, इसमें आएंगे 9 भक्ति के रूप। नवधा भक्ति मतलब 9 भक्ति के रूप हो गए, ठीक है। तो भागवत जब हम सुनते हैं तो 9 दिन तक चलती है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भागवत चलती है घरों में, सबके मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो भागवत जो है वो लगभग 9 दिन तक चलती है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं भागवत धर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी। गौतम बुद्ध अलाउड द स्टेटस ऑफ वुमेन एज नन्स इन बुद्धिज्म, वेयर वाज इट गिवन। शुरुआत में आपको पता है कि महिलाएं नहीं अलाउड थी बौद्ध, मतलब आपके बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, नन बनने के लिए, बुद्ध धर्म के लिए नहीं, भिक्षुणी बनने के लिए क्या थी, महिलाएं एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद जो आपके बौद्ध धर्म, जो आपके गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं आनंद, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। आनंद बोलते हैं कि हमें स्त्रियों को भी मौका देना चाहिए भिक्षुणी बनने का, उनका मन हो अगर तो, ठीक है। तो फिर ये आनंद के कहने पे वैशाली में, याद रखिएगा, वैशाली में, वैशाली वैसे भी किसी लड़की का नाम लग ही रहा है, तो वैशाली में चांस देते हैं कि ठीक है हम चालू करते हैं एक्सेप्ट करना स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में। तो सबसे पहली भिक्षुणी कौन बनती है आपकी, सबसे पहली भिक्षुणी बनती हैं बौद्ध जी की माता प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी जी जो हैं वो बनती हैं सबसे पहली भिक्षुणी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ होता है, वैशाली में। तो गौतमी और वैशाली दोनों जाके बुद्ध जी के पास बोलती हैं कि हमें क्या लेना है, हमें भिक्षुणी बनना है बौद्ध धर्म का, ठीक है। वैशाली और गौतमी, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ये बनती हैं, वैशाली में बनती हैं। तो अब दोनों लड़कियों के नाम है, उनको दोनों को रिलेट करके चलेगा। वैशाली और गौतमी दोनों बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करती है ना, वहां पे भिक्षुणी बनती है। आगे देखते हैं, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी, व्हाट वॉज प्रोवाइडेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और ये भी मानते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की नींव रखी थी, है ना। क्योंकि इसने क्या किया था, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रोवाइड कर दिया था मुस्लिम्स को, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था कि मुस्लिम्स को हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसकी वजह से फूट डालो की नीति हमेशा से रही है इनकी। तो याद रखिएगा 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें सबसे पहले दिया गया था कम्युनल अवार्ड, ठीक है, मुस्लिम्स को। आगे देखते हैं, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। Who among the following was responsible for the construction of chariot monuments at ममल्लपुरम। ममल्लपुरम जो है याद रखिएगा रिलेटेड है आपके, है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, है किस वंश से रिलेटेड, तो ये है आपका पल्लव वंश से रिलेटेड, ठीक है, पल्लव। तो पल्लव जो है उन्होंने रथ स्मारकों का निर्माण कराया था, रथ स्मारक, ठीक है। तो हमें रिलेट कैसे कर सकते हैं, ममल्लपुरम, तो आपका जो मामा है वो रथ में जाता है ममल्लपुरम, ममल्लपुरम का सीधे मामा रथ में जाता है, तो वो अपनी मामी को बोलता है, मतलब अपनी वाइफ को बोलता है कि अपना जो पल्लू है, पल्लू संभाल के रखो, संभाल के बैठो, क्योंकि हम रथ में जा रहे हैं। तो मामा फिर पल्लू संभालना है मामी का, और रथ में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ममल्लपुरम रथ स्मारक है, वहां पे बहुत सारे अर्जुन रथ, पांडव रथ, है ना। उसके अलावा ये कहाँ ममल्लपुरम में है, बनवाया किसने था, तो पल्लव राजाओं ने बनवाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में मिलेगा आपको ममल्लपुरम।
ये ममल पल्लू से आप कर लेंगे पल्लव, ममल्लपुरम से मामा कर लेंगे, रथ से हो जाएगा आपका रथ मंदिर। ठीक है, आगे देखिए, गोपुरम से तात्पर्य है, गोपुरम मीन्स, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है ना। चालुक्य के सिक्के, कॉइन्स ऑफ चालुक्य, द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट ऑफ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स, गुप्तकालीन मंदिर, गुप्ता पीरियड टेम्पल या राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित गुफाएं, केव्स बिल्ड बाय राष्ट्रकूट। याद रखिएगा, ये है आपका गोपुरम। द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे। गोपुरम के अलावा आपको शिखर मिलेगा, विमान मिलेगा, कलश मिलेगा, है ना, मंडप मिलेगा। तो सारी चीजें आप एक बार जरूर देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर आपका सिलेबस का पार्ट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द्रविड़ शैली में मंदिरों का प्रवेश द्वार कहलाता था गोपुरम। ठीक है, और चाहे तो आप सर्च करके देख लीजिएगा दिखता कैसा है गोपुरम, है ना। साउथ इंडियन मंदिर में गोपुरम कौन सा स्थान कहलाता है, जिससे आपको ज्यादा टाइम तक वो याद रहे। जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल पार्टीशन कैंसल्ड इन 1911 एट द टाइम ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ अराइवल इन इंडिया। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1911 में जब, ये याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम आया था, 5वें नंबर का आया था 1911 में, है ना, 5वें नंबर का था, 11 लोगों को लेकर आया था। फिर बोला कि बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत अपोज कर रहे थे इंडिया में। और 12 में अगले ही साल कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1911 में आते हैं आपके 11, 1 और 1 11, यहाँ पे आते हैं पंचम, जॉर्ज पंचम। वो कहते हैं कि ठीक है हम बंगाल विभाजन रद्द करते हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया कि स्थिति अच्छी है नहीं, तो ऐसा करिए कैपिटल शिफ्ट कर लीजिए अब बंगाल वाले इलाके से दिल्ली में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1911 से शिफ्ट कर दिया हमने कोलकाता से दिल्ली। और उस टाइम पे थे कौन, यहाँ पे आपके वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। मतलब बहुत हार्ड था, अंग्रेजों के लिए भी बहुत हार्ड था कैपिटल शिफ्ट करना, दिल्ली कोलकाता से दिल्ली, एक नई जगह जाना, वहां पे पूरा प्रशासनिक व्यवस्था स्टैब्लिश करना बहुत कठिन था, बहुत हार्ड था। लेकिन बेचारे लोगों ने किया, क्या ही कर सकते थे, है ना। तो ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत हार्ड था इनके लिए। 1911 और 12 में हमने शिफ्ट कर दी कोलकाता से दिल्ली कैपिटल। ठीक है, जॉर्ज पंचम आए थे, पंचम। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? विच मौसोलियम इज कॉल्ड द सेकेंड ताजमहल? फर्स्ट ताजमहल शाहजहां मुमताज जी के लिए बनवाया। सेकेंड याद रखिएगा, ये है राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी थी कौन? ये थी औरंगजेब की बीवी, औरंगजेब की बीवी थी, इसलिए इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने अपने बीवी का मकबरा बनवाया, राबिया उद दौरानी, है ना। तो राबिया जो है उस दौरान में मतलब राबिया ने अपने दौरान में बोला था बिल्कुल औरंगजेब को अंदर ले जाके कि ऐसा करो, तुम्हारे पापा ने अपनी मम्मी, उनकी मतलब तुम्हारी मम्मी के लिए बनवाया था ताजमहल, तुम हमारे लिए नहीं बनवाओगे? तो औरंगजेब के ऊपर थोड़ा सा क्या आ गया, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा अब इज्जत की बात हो गई, पापा ने बनवाया था मुझे भी करवाना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने फिर क्या किया, अपनी बीवी के लिए बीवी का मकबरा बनाया, राबिया उद दौरानी, जो कि ताजमहल की कॉपी माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय ताजमहल। ठीक है, लेकिन आपको पता है बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, तो ताजमहल की बिल्कुल अलग ही चमक है, वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर बना है। ठीक है, औरंगजेब बेचारा थोड़ा पीछे रह गया इस मामले में। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे वॉर है, वॉर्स, ठीक है, फॉलोइंग वॉर ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें काल क्रमानुसार बताना है, पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर कौन आया। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध है आपका 1529, खानवा 1527, सामूगढ़ ये हो गया आपका 1658, चौसा का युद्ध ये हो गया आपका 1539। हुआ किसके किसके बीच था, आप सबसे पहले चौसा का देखिए। चौसा हुआ था शेर शाह और वर्सेस हुमायूं, शेर शाह वर्सेस हुमायूं। आपको पता है हुमायूं को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी थी शेर शाह के चक्कर में। चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में। सामूगढ़ का हुआ था 1658 में, ये हुआ था औरंगजेब
औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, दारा शिकोह जो भाई भाई रहते हैं और युद्ध होता है किसका, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, औरंगजेब निपटाता है फिर दारा शिकोह, ठीक है। फिर खानवा, खानवा का युद्ध याद रखिएगा, ये हुआ था राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेस बाबर, राणा सांगा वर्सेस बाबर, खानवा का युद्ध 1527, 1529 है ना, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 बाबर के हैं, एक हुमायूं का है, एक औरंगजेब का है। यहाँ पे सबसे पहला आपका आएगा 2 आएगा, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 के बाद आपका हो गया ये, फिर हो गया 1, तो ये दोनों 1-1 हैं, फिर हो गया आपका 4, चौसा का युद्ध आएगा, फिर हो गया 4, तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। याद करने के लिए आप क्या करिएगा, जब इसको मतलब बहुत सारे युद्ध जो हैं आप बिल्कुल उनको पास पास रखिए, हर चीज की आप ट्रिक बनाएंगे, चाहे तो बना सकते हैं छोटा छोटा रिलेट कर करके, बाबर के युद्ध की अलग बना लीजिए, फिर औरंगजेब के साथ जो युद्ध हुए हैं वो अलग बना लीजिए, हुमायूं वाले अलग बना लीजिए, अकबर वाले अलग बना लीजिए, ठीक है। आप ऐसे कर करके भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जो येलो कलर के स्ट्रिप्स आते हैं उसमें लिख लीजिए, अपने दीवार के सामने चिपका लीजिए, याद करने में काफी आसानी होगी और मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि आप बार बार उन चीजों को देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची बनाइए, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रैंकोबार और चिंचुरा, यहाँ पे है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश, यहाँ पे आपकी कंपनीज हैं जो व्यापार करने आती हैं और यहाँ पे उनके मेन जो सेंटर्स हैं वो है, पौंडीचेरी हो गया आपका फ्रेंच का, फ्रेंच आपको पता है, पौंडीचेरी मेन इलाका अभी मैंने बताया, गोवा हो गया पुर्तगीज का, ठीक है, 1961 तक नहीं छोड़ा था, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार ये हो गया आपके डेनिश का, ठीक है, डेनिश ट्रांकेबार, चिंसुरा हो गया आपके डच का, चिंसुरा डच, ये आपके बंगाल वाले इलाके में था चिंसुरा, तो चिंसुरा हो गया आपका डच। मिलाना है तो पहले का हो गया 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर हो गया आपका 3 है, तो ये वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रांकोबार जो है ये याद रखिएगा, ये डेनिश से है, चिंसुरा जो है वो है डच से रिलेटेड, ठीक है, चिंसुरा। अब जैसे सुर मिला रहे हैं, जो आपके डच हैं वो सुर मिला रहे हैं, और ट्रैंकोबार का आप कर सकते हैं ट्रंक भर भर के, कौन लाया था, डेनिश लाए थे, ट्रंक भर भर के व्यापार करते थे, ठीक है, तो ट्रंक से हो गया डेनिश, और सुर मिलाते थे आपके डच, ठीक है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डलहौजी, कैनिंग, वेलेस्ली, मिंटो, याद रखिएगा ये था लॉर्ड कैनिंग। इंग्लिश में कनिंग का मतलब होता है थोड़ा सा छली टाइप का व्यक्ति, है ना, चालाक, धूर्त, तो कनिंग जो था, कनिंग इससे याद कर सकते हैं, जो आपका कनिंग है, कनिंग की वजह से होता है, इतना चालाक था कि 1857 की क्रांति होती है, फिर इसको निपटाता भी है, और उसके बाद ये भारत का पहला वायसराय भी बनता है, ठीक है, भारत का पहला वायसराय भी बनता है, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है ना। इसके पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भेज रहे होते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना, 1857 के बाद, तो ये बन के आता है फिर भारत का पहला वायसराय। इतना कनिंग रहता है कि मैनेज करता है, 57 का रिवॉल्ट होने के बाद भी खुद ही वायसराय बन के आता है पूरे इंडिया का, तो ये हो गया आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हाइल पासिंग क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, याद रखिएगा, अभी 2022 में क्या पूछा गया था, डेट पूछा गया था, आपका भारत छोड़ो आंदोलन का डेट कौन सी थी, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, याद रखिएगा ये थे अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन याद कैसे कर सकते हैं, हमें चाहिए थी आजादी, हमने सीधे सीधे चिल्लाना चालू किया भारत छोड़ो, ठीक है, तो आपके ब्रिटिशर्स के पास गए, हमने बोला भारत छोड़ो, अब हमें चाहिए क्या, आजादी, तो ये हो गया आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद 1942 के टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, इन विच ईयर डिड हेडगेवार एस्टैब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ। याद रखिएगा आरएसएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आरएसएस कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी आपकी 1925 में। मतलब हेडगेवार जी जो थे, हेडगेवार जो आप ये कर सकते हैं याद करने के लिए कि जो हेड था, हेडगेवार जी का जो हेड घूमा था वो 25 साल में जाके घूमा था कि हमारे इंडिया को कुछ आरएसएस टाइप का चाहिए है, स्वयं सेवक संघ, एक संघ चाहिए है स्वयं सेवक टाइप का, है ना। तो हेडगेवार जी का हेड घूमा था 25 साल में। 25 साल के जब वो हो गए तब उनका थोड़ा दिमाग घूमा, हेड घूमा हेडगेवार जी का, और उन्होंने बनाया आरएसएस, स्वयं सेवक संघ। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपने देखा हिस्ट्री का पिछले 20 सालों का निचोड़, जो आपके मेन क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं पेपर में, है ना, एमपीपीएससी के पेपर में। अभी आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के 20 सालों के जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, इतिहास के, वो हम कवर कर लेंगे। सारा का सारा आप एक बार जरूर अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए पढ़ाई का, क्योंकि पेपर नजदीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।